हेलो बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 10वीं जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 88 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 19 फरवरी 2021। आज की वर्कशीट में भी हम एपी की ही रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट में कितने क्वेश्चन आए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 7 तो आपको यही दिख रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 to 15, तो बहुत बड़ी वर्कशीट है आज की, है ना। देखो, ये जो एपी की वर्कशीट है ये तो रिवीजन वर्कशीट है, लेकिन आपके पास पहले भी इस चैप्टर की वर्कशीट आई हुई है, ठीक है ना। तो बोर्ड एग्जाम के लिए आपको वर्कशीट नंबर 1 से लेके और जहां तक भी ये वर्कशीट्स आए, अभी तो नहीं पता कि कब इनका एंड होगा, ये लास्ट है या फिर अभी एक 1 वीक और आएगी, उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन जहां तक भी ये वर्कशीट आए, आपको वो सारी ही वर्कशीट जितनी भी होंगी, ठीक है, वो बहुत ही अच्छे से रिवाइज करनी है बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। क्योंकि इस बार काफी चांसेस हैं कि वर्कशीट में से ही क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि वर्कशीट कुछ नहीं है, आपकी एनसीईआरटी प्लस सपोर्ट मटेरियल है, दोनों उसी का ही आपको मिला के क्वेश्चन एक वर्कशीट बना के दे रहे हैं। तो बिल्कुल अच्छे से आप रिवाइज कीजिएगा, एनसीईआरटी तो कीजिएगा ही कीजिएगा, साथ के साथ सारी वर्कशीट्स भी कीजिएगा, ठीक है। मैं आपको लिंक सारी वर्कशीट का नीचे दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आपको जो सी भी रिवाइज करनी हो आप वहां से कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, देखो सॉल्यूशंस मैंने यहाँ लिख रखे हैं क्योंकि काफी लेंथी वर्कशीट थी। जल्दी जल्दी आप समझ लेते हैं कि हमने इनको कैसे किया है। यहाँ पर आपसे कह रहा है निम्नलिखित प्रत्येक समांतर श्रेणी के अगले 3 पद लिखिए, तो आपको आगे के 3 पद लिखने हैं। तो अगर आप पहला देखो यहाँ पर -7 -7 -7 -7, इसका मतलब हर बार -7 है, तो इसका मतलब जो इसका डी है, अंतर जो है वो तो है ही नहीं, वो तो 0 है, तभी तो हर बार -7 आए। तो इसका मतलब आगे के 3 पद भी फिर तो -7 -7 और -7 ही होंगे। ऐसा एक क्वेश्चन हमने अपनी लास्ट वर्कशीट में भी किया था, जिसमें हमारे पास, अगर आप लोगों को याद हो, तो -2 था, है ना, और डी जो था वो 0 था हमारा, याद है ना आपको, हमने ऐसा एक क्वेश्चन किया था, ठीक है। तो अब सेम वही चीज यहाँ पर है, ठीक है। तो मैंने इसमें डायरेक्टली लिख लिया अगले 3 पद -7 -7 -7, ठीक है। चलिए सेकेंड वाले में देखते हैं, कह रहा है 34 32 30, इसमें अलग अलग है, तो इसमें मुझे मतलब डी निकालना पड़ेगा, तभी मैं आगे के 3 पद बता सकती हूँ। तो देखो पहले मैंने वो एपी लिख दी, A1 लिखा, A2 लिखा, डी का सूत्र हमको पता है A2 - A1 होता है, डी निकाल दिया, ठीक है। अब आगे के 3 निकालने हैं, तो इसका मतलब A1 A2 A3 दे रखा है, A4 निकालना है, तो A4 होता है A + 3D, कुछ नहीं किया, A की जगह A का मान, D की जगह D का मान और हल कर लिया। उसी तरीके से A5 होता है A + 4D और A6 होता है A + 5D। मैंने यहाँ पर जो जो दे रखा था सबके मान रखे और A4 A5 A6 तीनों के मान निकाल लिए। तो ये मेरी यहाँ पर आगे के 3 पद आ गए इस एपी के, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन में मैंने आपको पूरा A4 A5 A6 करके पूरा सॉल्व करके दिखा दिया है कि आपको कैसे करना है। आप चाहो तो इसको सीधा भी लिख सकते थे, डी आपने -2 निकाल लिया था, अब यहाँ डायरेक्ट लिख सकते थे 28 26 24। अगर 1 मार्क का ये क्वेश्चन आया, कई बच्चों को यही डाउट होता है, पता ही नहीं चलता है कि ये इतना पूरा एक्सप्लेन करके कब करना है और कब नहीं करना। तो अगर 1 मार्क का क्वेश्चन आया तो आप डायरेक्ट लिख दोगे यहाँ पर 32, डी निकालने के बाद डायरेक्ट लिखोगे यहाँ पर 28 26 और 24। फिर आप A4 A5 A6 ऐसे फॉर्मूला लगा के निकालने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपके पास ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो आपको पूरा ऐसे सॉल्व करके दिखाना है, ठीक है। तो मैंने एक पार्ट आपको इसलिए पूरा सॉल्व करके दिखा दिया है, ठीक है ना। चलिए अगर हम थर्ड पार्ट देखें यहाँ पर, तो कह रहा है 1√2 बोल सकती हूँ मैं इसको, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, 2√2 3√2। तो अगर हम नेक्स्ट वाली देखें तो क्या होगी हमारे पास, 4√2 5√2 6√2, यही तो होगी। तो वही चीज मैंने यहाँ लिख दी है। तो मैंने यहाँ डायरेक्ट सॉल्व नहीं किया, मैंने आपको एक पार्ट में करके दिखा दिया। अगर 2 मार्क्स का है तो आप वैसे ही सॉल्व करके ये निकालिएगा, ठीक है। सिमिलरली मैंने फोर्थ पार्ट में, मेरे को 3 पद यहाँ दे रखे थे, चौथा मैंने कैसे निकाला, सबसे पहली बात मैंने यहाँ डी निकाल दिया, वो मेरा -2 आया, बस। तो मैंने आगे की 3 और निकाल दी, -13 -2 -15 -15 -2 -17 -17 -2 -19। तो मेरे आगे के 3 पद आ गए। अगर 2 मार्क्स का है तो पूरा हल कीजिएगा, A4 A5 A6 निकालिएगा फिर लिखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है कि दी गई प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद A एवं अंतर D लिखें। मतलब अब आपको यहाँ पर AP दे रखी है और आपको A और D लिखना है। तो A मतलब तो पहला पद होता है, तो दोनों में आसानी से मिल रहा है √3 और √6 मिल रहा है, सॉरी 0.6। तो मैंने प्रथम पद तो दोनों का यही लिखा हुआ है। अब बात आती है यहाँ पर D की, तो D का मेरे पास सूत्र होता है A2 - A1। तो देखो इसका A2 ये है √27, मैंने इसको खोल दिया, रूट के अंदर 3 बार 3 लिख दिया,
तो इन दोनों 3 का एक 3 बाहर आ गया, एक यहाँ रह गया। तो इसका मतलब मैं √27 को 3√3 लिख सकती हूँ। चलो अंतर निकालते हैं। A2 मैंने ये लिखा, उसमें से A1 ये लिखा, माइनस किया, मेरे पास D आ गया यहाँ भी। सेम ऐसे ही मैंने यहाँ पर A2 माइनस A1 किया, D निकालने का मेरे पास यही सूत्र होता है। तो A2 मेरे पास यहाँ 1.7 है और A1 मेरे पास 0.6 है, माइनस किया तो मेरा D आ गया और मैंने यहाँ पर D भी लिख दिया। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट यहाँ कंप्लीट हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर क्या कह रहा है, यदि an, अब आपको एक an दे रखा है तो दर्शाइए A1 A2 A3 किसी AP का रूप है। आपसे कह रहा है कि अगर an आपके पास ये हो तो फिर बताओ A1 A2 A3 जो है वो कोई एक AP होंगे। तो ऐसा करते हैं, जो हमको ये दे रखा है इसमें हम एक बार n जो है वो 1 रख लेते हैं। तो इस वाली n की जगह और इस वाली n की जगह 1 आ जाएगा, दोनों में रख के मैंने A1 निकाल लिया। फिर एक बार मैंने n को 2 रखा, तो अब की बार इस वाली n की जगह और इस वाली n की जगह 2 रख दिया मैंने, यहाँ देखो, और हल कर लिया। फिर एक बार n को 3 रख के A3 निकाल लिया। तो देखो अब आप कह रहे हैं AP में है, तो अगर मैं देखूं A2 माइनस A1 मतलब इनको माइनस करूं तो मेरा आंसर आ रहा है यहाँ पर -4, मतलब D मेरा इन दोनों के बीच में -4 आ रहा है। फिर क्या मेरे पास A2 A3 में से अगर मैं A2 माइनस करूंगी तो आ रहा है -4, बिल्कुल आ रहा है। इन दोनों के बीच का अंतर भी तो -4 ही है ना, -4। इसका मतलब ये मेरी क्या है, यहाँ पर AP में है। हाँ, लेकिन अगर इनके अंतर एक जैसे नहीं आते, जैसे कि आप देख रहे हो कि इन दोनों में -4 है और अगर इन दोनों में -4 नहीं आता तो ये मेरा AP में नहीं होता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, कह रहा है समांतर श्रेणी एक आपको AP दे रखी है, को कौन सा पद 78 होगा। अब आपको एक AP पहले से ही दे रखी है और पद पूछ रहा है कौन सा 78 होगा। इसका मतलब आपको यहाँ पर n निकालना है। जब भी पूछे ना कि कौन सा पद या फिर कितने पद होंगे तो आपको n निकालना होता है। तो हम पे एक व्यापक रूप क्या होता है इसका सूत्र, an = a + n - d होता है। अब an यहाँ पर मैं 78 मानूंगी, है ना, तभी निकल पाएगा। और जो a है मेरे को दे रखा है 3, d मैंने निकाल लिया A2 माइनस A1 करके, दे रखा था मुझे A2 भी और A1 भी। बस a की जगह a का मान रखा, d की जगह d का, n तो नहीं पता, n निकालना है। इस जब पूरे को मैंने हल किया यहाँ पर तो मेरे पास n का मान आ गया कितना, 16। इसका मतलब 16वां पद जो है ना वो 78 होगा इस AP का। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हमने एक वर्कशीट नंबर 87 में भी किया है, जिसमें था कि -81 इस AP में होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो कौन से नंबर पे होगा। अब 0 वाला भी किया था, लास्ट क्वेश्चन था शायद से, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। यहाँ पर आपसे इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, देखो लिखा है k के किस मान के लिए किसी AP के प्रथम k के किस मान के लिए 2k दे रखा है आपको, ये दे रखा है, ये रखा है, किसी AP के प्रथम 3 पद होंगे। ठीक है, ये आपको AP के 3 पद दे रखे हैं। अब आपको k का मान निकालना है। तो देखो इसका मतलब ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, तो वही तीनों चीज मैंने यहाँ लिख ली। ठीक है, अब मुझको पता है कि D जो है मैं 2 तरीके से निकाल सकती हूँ, एक तो A2 माइनस A1 जो कि मैंने यहाँ कर दिया, और एक A3 माइनस A2 करके भी कर सकती हूँ जो कि मैंने यहाँ किया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या किया। A2 की जगह A2 की वैल्यू रखी, A1 की जगह A1 की, लेकिन बाहर माइनस है इसलिए ब्रैकेट में रखा। अब जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा ये अंदर वाला साइन चेंज हो गया, प्लस का माइनस बन गया। पूरे को हल करके यहाँ पर D का एक मान आ गया। ठीक है, अब यहाँ से भी A3 की जगह A3 की वैल्यू रखी और A2 की जगह A2, बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज कर दिया और D का एक मान निकाल लिया। अब हमने क्या किया, इन दोनों समीकरण को जो 1 और 2 हमने बनाई है इनको सॉल्व कर लिया यहाँ पर। तो दोनों ही D की वैल्यू है तो दोनों ही इक्वल होंगी आपस में, क्योंकि एक AP में एक ही D हो सकता है ना। तो मैंने दोनों को इक्वल रख दिया, बस फिर कुछ नहीं करना। के वाले मैंने एक साथ रख लिए और 8 + 2 इधर ले आई और यहाँ से सॉल्व किया तो मेरे पास K का मान आ गया। अब मुझे इसके अंदर K का मान ही निकालना था। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, किसी यहाँ पर लिखा है किसी समांतर श्रेणी का 8वां पद आपको 31 दे रखा है, मतलब A8 जो है वो आपको 31 दे रखा है और 15वां पद 11वें पद से 16 अधिक है, और जो A15 है ना वो A11 से 16 ज्यादा है, अधिक है मतलब ज्यादा है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, AP बनानी है। तो जो चीजें आपको दे रखी है उनको यूज करना है। देखो 8वां पद दे रखा था तो मैंने A8 लिख लिया 31। एक और चीज दे रखी थी, जो 15वां पद है वो 11वें पद से 16 ज्यादा है, तो देखो ये रहा 11वां पद और उसमें 16 ज्यादा कर दिया।
15वां पद ज्यादा था 16, मैंने बराबर करने के लिए 11वें पद में जोड़ा है 16 ताकि ये बराबर हो जाए दोनों। ठीक है, अब A8 को मैं A+7D लिख सकती हूँ, ये 31 ऐसी है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखो, ये यहीं छोड़ दो फिलहाल के लिए अभी। अब यहाँ पर मैंने A15 को A+14D लिखा, A11 को A+10D लिखा और ये 16 ऐसी है। इस A से ये तो कट हो गया, तो 14D माइनस 10D इज इक्वल टू 16 बचा। 4D इज इक्वल टू 16, यहाँ से मैंने D का मान निकाल लिया, 4 आया। अब इसको मैंने क्या किया, इस D के मान को इस समीकरण में रखा है। तो देखो D की जगह मैंने यहाँ पर 4 रख दिया ना यहाँ पर 4, तो ये आ गया 28। तो यहाँ से A का मान कितना आ गया मेरे पास 3। A और D मेरा यहाँ पर निकल गया। अब तो मैं अपनी AP बना ही सकती हूँ। A1 तो मुझे मिल ही गया है 3, तो पहला पद तो 3 आ गया। दूसरा पद होता है A+D, तो A+D कर दिया। तीसरा पद होता है A+2D, तो A+2D कर दिया यहाँ। और चौथा पद होता है A+3D, तो A+3D कर दिया। तीनों निकल गए, A1, A2, A3, A4। तो मैंने अपनी AP बना दी। देखो AP ऐसा कुछ यहाँ लिखा नहीं था कि 4 पदों से ही बनानी है, आप कितने भी पद से बना सकते हो। हाँ, 3 से 4 जरूर लीजिएगा, 2 पद निकाल के मत छोड़ दीजिएगा। ठीक है, या तो 3 या 4 पद निकालिएगा जब भी आपको AP बनानी है। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमको यहाँ पर क्या कह रहे हैं, आपको एक AP ही बनानी है यहाँ पर, जिसका 5वां तथा 7वां पदों का योग आपको दे रखा है। योग मतलब जब आप 5वें पद को और 7वें पद को जोड़ोगे तो 52 आएगा। ठीक है, और 10वां पद आपको दे रखा है कितना, 46। तो जो ये दो चीजें दे रखी है, इनको ही करके हम AOD निकाल लेते हैं। एक बार हमारे को AOD पता चल गया तो हम अपनी AP बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे पहली बात, 5वां और 7वां पद दे रखा था, उनका योग 52। 5वें पद की जगह मैंने A+4D लिखा, 7वें पद की जगह मैंने A+6D लिखा। तो ये हो गया 2A+10D इज इक्वल टू 52। यहाँ से मैंने 2 उभयनिष्ठ कर लिया, तो A+5D मेरे पास कितना आ गया, 26 आ गया। ठीक है, इसको मैंने अपनी समीकरण 1 मान लिया। एक और चीज दे रखी थी A+10D, सॉरी 10वां पद मुझे दे रखा था 46, तो A10 को मैंने लिख दिया A+9D। ये मैंने अपनी दूसरी समीकरण मान ली। दोनों समीकरण को मैंने यहाँ पर हल किया। ठीक है, हल करने के बाद मेरे पास यहाँ पर माइनस का 4D, अब माइनस का 20 था, इस माइनस से ये माइनस मैंने कट कर दिया, तो मेरा यहाँ D आ गया 5। बस D निकल गया ना, अब मैं A निकाल सकती हूँ। इस D का मान आप या तो समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, आपकी मर्जी है। मैंने इसमें समीकरण 1 में रखा है, तो ये रही मेरी समीकरण 1। इसमें मैंने D का मान रखा, तो मेरा यहाँ से A का मान निकल के आ गया। अब आपको A और D मिल गए, अब आप AP बना सकते हो। पहला पद तो यही होगा 1, दूसरे पद के लिए A+D करेंगे, तीसरे पद के लिए A+2D करेंगे और चौथे पद के लिए A+3D करेंगे। बस A भी आपको पता है, D भी आपको पता है, मान रख के आपने A2, A3, A4 निकाल लिया, तो यहाँ पर आपकी AP बन गई। फिर बोलूंगी जब भी AP बनाना हो तो आप 3 से 4 पद जरूर निकालिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमको यहाँ पर क्या कह रहे हैं, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 9 से विभाज्य हैं। आपको कह रहा है बताओ 3 अंक वाली ऐसी कितनी संख्या है जो 9 से पूरी डिवाइड हो जाएंगी। ठीक है, अब अगर हम देखें तो 3 अंक वाली संख्या शुरू कहाँ से होती है, 100 से होती है, और खत्म कहाँ होती है, 999 पे होती है। तो देखो 100 तो 9 की टेबल में नहीं आता, तो यहाँ से तो मैं शुरुआत नहीं करूंगी। ठीक है, फिर मैंने 101 देखा, ये भी नहीं आता, 102 देखा, ये भी नहीं आता, 103 देखा, ये भी नहीं आता, करते करते मैं करती रही तो 108 आता है। उससे पहले कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो 9 की टेबल में आता है, तो मैंने 100 से ही स्टार्टिंग की। इतना तो मुझे पता है 9 का अंतर होगा, क्योंकि 9 से कह रहा है वो, तो हर एक में 9 का अंतर होगा। D मुझे यहाँ पहले ही दे रखा है। अब आते हैं कि ये खत्म कहाँ होगी। तो देखो 3 बार 999, ये है मेरे पास 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। इसके बाद तो 1000 आ जाता है, ये तो 4 अंकों वाली आ जाती है, तो ये तो लेंगे नहीं। तो ये 9 की टेबल में आता है, बिल्कुल आता है, तो मैंने आखिरी में इसको लिख दिया। बस मैंने अपनी क्या की, एक AP बना ली खुद से, क्योंकि मुझे यहाँ दे नहीं रखी थी। तो पहली संख्या ये लिखी, इसमें 9 जोड़ के दूसरी संख्या लिख दी, दूसरा पद लिख दिया, और आगे के नहीं लिखे और आखिरी वाला पद लिख दिया। अब देखो A1 आपको पता है, A2 आपको पता है, D तो वैसे भी आपको पता है 9 होगा, फिर भी मैंने यहाँ निकाल दिया है D। ठीक है, अब लगा हमको यहाँ बताना है कितनी संख्याएं, मतलब ये कितनी होंगी पूरी AP में, तो कितने पद होंगे, इसका मतलब हमको N बताना है। कई बच्चों को ये कंफ्यूजन रहती है कब N बताना होता है, कब AN। तो ध्यान रखिएगा जब भी आपसे पूछे कितने पद हैं, कितनी संख्या है, कौन सा पद ये होगा, तो उस केस में आपको हर हाल में N ही निकालना है। ठीक है, तो मैंने वही सूत्र लगाया, AN इज इक्वल टू A+N-1D। AN मुझे पता है आखिरी पद वही है,
999, ए पता है, डी पता है, n-1 नहीं पता। बस अब मैंने इसको हल किया पूरे को, तो यहाँ से मेरा n निकल के आ गया 100। तो इसका मतलब 3 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्या है जो 9 की टेबल में आती है, वो है कुल मिला के 100 संख्याएं, 3 अंकों वाली। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे कह रहा है कि आपको कह रहा है कि यहाँ पर यदि एक समांतर श्रेणी का 9वां पद एपी का 9 पद शून्य है तो सिद्ध कीजिए कि उसका 29वां पद 19वें पद का दुगुना होगा। देखो एक चीज हमें यहाँ दे रखी है और एक चीज हमको यहाँ पर सिद्ध करनी है। दे क्या रखा है कि अगर एपी का 9वां पद शून्य है मतलब कि 0 है, ये मुझे दिया है A9 0 है, तो मुझे सिद्ध क्या करना है, जो A29 है ना वो ट्वाइस मतलब दुगुना होगा किसके, A19 के। ठीक है ना, तो देखो A9 होता क्या है, A प्लस 8D, तो मुझे ये दे रखा है A प्लस 8D इज इक्वल टू 0। अब जो मुझे सिद्ध करना था ना वो मैंने यहाँ पर ये लिख दिया है पूरा। ठीक है, अब मैंने अपनी LHS को इसको ऐसे ही रहने दिया हर जगह और इसको हल करती गई। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। देखिए A19 को मैं A प्लस 18D लिख सकती हूँ, तो ये हो गया मेरा 2A, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, ये हो गया 36D। ठीक है, 2A को मैंने क्या किया, A प्लस A लिख दिया, खोल के लिख दिया। अब 36D ऐसी है। अब अगले स्टेप में मैंने क्या किया, A प्लस A को तो ऐसे ही रहने दिया, लेकिन 36 को 2 पार्ट्स में तोड़ दिया, एक 28D में और एक 8D में। दोनों को जोड़ूंगी तो 36D ही आएगा। लेकिन एक सवाल यहाँ पर आता है कि हमने 28 और 8 में ही क्यों तोड़ा, कोई और नंबर क्यों नहीं लिए? इसलिए नहीं लिए, देखो मेरे को पहले समीकरण में A प्लस 8D दे रखा है, तो A तो मेरे को यहाँ से मिल जाएगा, लेकिन मुझे 8D और चाहिए ताकि उन दोनों की जगह मैं 0 रख सकूं। इसलिए मैंने इस 36 में से 8 को अलग निकाल लिया। अब जो बाकी का बचा हुआ था वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो जब मैं 36 में से 8 को निकालूंगी तो 28 ही बचेगा। ठीक है ना, अब मैंने इन दोनों का एक जोड़ा बना दिया A प्लस 8D का, और इन दोनों का एक बना दिया। तो इन दोनों की जगह तो मैंने 0 रख दिया, इसको ऐसे ही रहने दिया। तो अगर आप देखो A प्लस 28D जो है वो क्या होता है, A29 ही तो होता है। हो गया मेरा सिद्ध। कहने के लिए मुझे ये सिद्ध करना था कि 29th पद जो है वो 19वें पद का दुगुना है, तो मैंने वो ही तो लिखा था, उसी को तो मैंने हल किया, तो दोनों मेरे बराबर आ गए। इसका मतलब ये मेरा सिद्ध हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। या फिर आपको एक एपी दे रखी है कि अंत से 7वां पद ज्ञात कीजिए। निकालना आपको 7वां पद है, मतलब कि A7 निकालना है। तो अगर सीधे तरीके से निकालना होता तो बड़ी आसानी से निकल जाता, A प्लस 6D लगा के। A और D तो मैं इस एपी से निकाल ही सकती हूँ, तो आसान हो जाता क्वेश्चन। लेकिन कह रहा है यहाँ पर अंत से निकालना है, मतलब कि पीछे से निकालना है, आगे से नहीं निकालना। तो जब पीछे से निकालना है ना, तो मैंने क्या किया, जो मुझे ये एपी दे रखी थी इसको पलट दिया, पीछे से लिख दिया। तो पहले 93 लिख दिया, फिर 25, फिर 21, फिर 70। अब तो मेरी एपी उल्टी हो गई ना, पलट दी ना मैंने इसको पीछे से। तो अब इसका मतलब मेरे पास A93 हो गया। D कैसे निकालूं, A2 तो मुझे पता नहीं, D तो A2 माइनस A1 होती। कोई बात नहीं, नहीं पता तो हम पीछे वाले दो में से D निकाल लेते हैं। पूरी एपी में D तो सेम ही रहता है, चाहे आप आगे से निकालो चाहे पीछे से निकालो। तो मैंने इस बार पीछे से निकाल लिया, तो 17 माइनस 21 कर दिया, तो माइनस का 4 आ गया मेरा D। बस अब मैं यहाँ पर A n का सूत्र लगाया। A7 क्या होता है मेरे पास, A7 मेरे पास A प्लस n माइनस 1D, A की जगह A, n की जगह 7, D की जगह D। तो n A ऐसी है, 6 इंटू 4 माइनस का 24, माइनस किया तो मेरा A7 आ गया। तो जब भी कभी आपको बोले ना कि अंत से ये पद निकालो, तो आप क्या करो, एपी को ही पलट दो। वैसे इसका अपना एक सूत्र भी होता है अंत से निकालने का, लेकिन अगर हमारे को पेपर में सूत्र याद नहीं रहा तो इसलिए मैंने एपी को ही पलट दिया, और उसके बाद सीधे तरीके से जैसे हम A7 निकालते हैं वैसे ही निकाल दिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। यहाँ पर आपसे क्या कह रहे हैं, 250 व 1000 के मध्य सभी प्रकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 3 से पूर्णतः विभाज्य हो। मतलब आपको कह रहा है इनके बीच के वो सारी संख्याओं का योग कीजिए जो 3 की टेबल में आते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पर एक क्वेश्चन ये उठता है कि इसके बीच में ऐसे कितने पद हैं जो 3 की टेबल में आते हैं, ऐसी कितनी संख्या है जो 3 की टेबल में आती है, वो तो मुझे पता ही नहीं है। योग तो मैं तभी निकालूंगी उनका, तो इसका मतलब मुझे n नहीं पता, तो मैंने यहाँ क्वेश्चन मार्क डाल दिया, मुझको नहीं पता है ये। अब जब n नहीं पता तो उसका मतलब फिर मैं उसका हल कैसे निकालू, है ना, योग तो तभी निकलेगा ना जब पता हो। तो पहले हम n निकालते हैं।
तो 3 से 3 की टेबल में आने चाहिए ना, तो 250 के बाद 252 ऐसा पहला नंबर है जो 3 की टेबल में आता है, ना 250 आता ना 251 आता, फिर 255 होगा, 258 होगा, करते करते 999 होगा, क्योंकि 1003 की टेबल में नहीं आता। यहां से मैंने ए निकाल लिया, डी निकाल लिया, ए एन भी मुझे पता है, आखिरी पद होता है ये रहा। ए एन वाला सूत्र लगाया, ए प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है, ए एन की जगह ए एन, ए की जगह ए और डी की जगह डी। एन तो मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि एन ही तो मुझे पहले निकालना है कि 250 से 1000 तक के बीच में ऐसे कितने संख्या हैं जो 3 की टेबल में आती है, तो इसको मतलब मुझे एन निकालना है। तो मैंने यहां से इनको हल करके क्या किया, अपना एन निकाल लिया, तो एन आ गया मेरे पास 250। इसका मतलब इनके बीच में ऐसी 250 संख्या है जो 3 की टेबल में आती है। बस अब मतलब क्या निकालना है, योग निकालना है, तो उन 250 संख्या का योग निकालना है मुझे अब। तो मैंने यहाँ पर एस 250 निकालना है मतलब, तो चलो एस एन का सूत्र लगाओ, फिर सूत्र लगा दिया, हर चीज पता है, एन की जगह 250, एन की जगह 250, ए मुझको पता है, एन मुझे पता है 250 है, डी मुझे पता है 3 है। बस अब आप इसको जब हल करोगे तो आपका एस 250 निकल के आ जाएगा। इसका मतलब उन 250 संख्याओं का योग कितना होगा, इतना होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में दो चीजें निकालनी थी, आप डायरेक्ट योग नहीं निकाल सकते जब तक आपको ये ना पता हो कि उसमें n कितना है। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं क्या आपको ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है, ये तो आपको दे रखा है, तो इसका मतलब आपको s निकालना है। इसका पहले कह रहा है प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का, तो 100 संख्याओं का निकालना है ना, तो ये तो बहुत आसान है, तो पहले हम एपी बना लेते हैं, उसके बाद सूत्र लगा के निकाल देंगे, है ना। तो देखो मैंने यहाँ पर एपी बनाई, तो यही होगी ना 1 2 3 4 करते करते 100 तक, पूरी लिखने की तो जरूरत नहीं है। ए मुझे पता है, डी मुझे पता है, एन मुझे पता है, 100 ही होगा जब मुझसे प्रथम 100 की बात कर रहे हैं यहाँ। तो एस एन का सूत्र लिखा, एन की जगह 100, ए की जगह 1, डी की जगह 1, एन की जगह 100, बस पूरे को हल किया तो मेरा एस 100 निकल के आ गया। ठीक है, तो पहला पार्ट तो बहुत आसान था, इसका सिर्फ सूत्र लगाना था और मुझे पता होना चाहिए एपी कैसे बनानी है। दूसरा पार्ट भी आसान है, अब आपसे यहाँ पर कह रहा है दूसरे पार्ट में किसके, प्रथम 100 की तो निकालनी है, लेकिन यहाँ पर विषम लेनी है, तो इसका मतलब अब सम आपको छोड़नी पड़ेगी। तो अब जो आपकी एपी है वो 1 2 3 4 5 नहीं बनेगी, 1 3 5 7 बनेगी। आगे कहां तक जाएगी हमें नहीं पता कि प्रथम 100 विषम संख्याएं हमारे पास कौन सी हैं। वो कह रहा है प्रथम 100 विषम संख्याएं लेनी है, 100 तक की संख्याएं नहीं लेनी, दोनों में फर्क है। ठीक है, 100 विषम संख्याएं लेनी है, उनका योग बताना है। तो ए मुझे पता है, डी मुझे पता है, आखिरी वाली नहीं पता, मुझे छोड़ दो, आपको इसको पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपसे कहता कि प्रथम 100 की लेनी है, 100 जो है, नहीं वो कह रहा है 100 के अंदर की नहीं लेनी, प्रथम ही 100 लेनी है, मतलब गिनती करोगे तो 100 विषम संख्याएं होनी चाहिए, उनका योग बताना है। तो इसका मतलब हमें तो ऐसे 100 बताना है ना, तो एन तो हमें पता ही है, ए भी पता है हमें, डी भी पता है, सब चीज तो हमें पता है ना। आखिरी इस पद की हमें जरूरत ही नहीं है इसके अंदर, तो बस हमने यहाँ पर S100 निकाल दिया, तो वो मेरा S100 ही आ गया। ठीक है, तो दोनों ही बहुत आसान थे इसके योग जो हमें ज्ञात करने थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आ गए अब हम। तो क्वेश्चन नंबर 13 में हम देखते हैं हमसे यहाँ पर क्या कह रहा है, एक समांतर श्रेणी के चौथे तथा 8वें पद का योग। कह रहा है एक एपी है जिसके चौथे और 8वें पद का योग आपको दे रखा है 24 है, और छठे और 10वें पद का योग दो और पदों का योग दे रखा है 44 है। तो फिर आपको क्या करना है, उस एपी के प्रथम 4 पद निकालने हैं। तो देखो ये क्वेश्चन कुछ पीछे के क्वेश्चंस की तरह ही है, जब भी आपसे बोले प्रथम 4 पद निकालो, 3 पद निकालो, 2 पद निकालो, तो मेन है आपको ए और डी पता होना चाहिए। अगर आपको ए और डी पता है तो आप कोई भी क्वेश्चन के में एपी के पद निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या दिया था। तो चौथे और 8वें पद का योग था तो वो लिख दिया, एक छठे और 10वें पद का दे रखा था वो लिख दिया। ठीक है, तो A4 को लिखा A+3D, A8 को लिखा A+7D, 24 ऐसी है। A6 को लिखा A+5D, A10 को लिखा A+9D, 44 ऐसी है। हल करके दो समीकरण बन गए, इन दोनों समीकरण को मैंने यहाँ पर हल कर दिया, तो यहाँ से मेरा D निकल के आ गया, कितना आ गया 5 आ गया। बस D मिल गया, अब मुझे A और चाहिए, तो आप किसी भी एक समीकरण में रख दो, तो मैंने समीकरण 1 में रख दिया है। ठीक है, तो 2A+10D = 54 था, तो ए तो ऐसे ही रहेगा, डी की जगह डी का मान रख दिया। अब जब मैंने इस समीकरण को पूरे को हल किया तो मेरा ए का मान निकल के आ गया,
ए और डी मिल गया ना, अब मैं 4 पद बना सकती हूँ। पहला पद तो मेरे पास वही होगा जो ए निकल के आया -13। दूसरा पद होता है ए प्लस डी, तो ए की जगह ए, डी की जगह डी। तीसरा होता है ए प्लस 2d, तो ए की जगह ए और 2 इंटू डी कर दिया। चौथा होता है ए प्लस 3d, तो वही कर दिया। तो मेरे यहाँ पर A2, A3, A4 आ गए। तो प्रथम 4 पद कौन कौन से आ गए वो मैंने लास्ट में यहाँ लिख दिए। ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। यहाँ आपसे कह रहा है आपको एक समीकरण का हल करना है। ये समीकरण आपको दे रखी है पूरी, 1 + 4 + 7 + 10 प्लस आगे ये है और उसके बाद प्लस x = 287। तो इन सब का योग मुझे दे रखा है 287, लेकिन मुझको ये समीकरण हल करनी है। हल करने का मतलब आप सब समझ लो, यहाँ पर मुझे उस x की वैल्यू निकालनी है, x का मान। ठीक है ना। अब देखो x का मान तो मैं तभी निकालूंगी जब मुझे पता होगा कि इस AP में कितने पद हैं। मुझे तो यही नहीं पता ना कि ये x जो है वो कौन से पद पे है, तो इसका मतलब मुझे यहाँ n नहीं पता, वो मुझे निकालना है। अगर मुझे ये पता चल जाता कि ये x कौन से पद पे है, मान लो कि ये x 10वें पद पे है, तो इसका मतलब मुझे 8n निकालना था, तो मैं आसानी से निकाल सकती थी। लेकिन अभी मुझे यही नहीं पता कि ये x कौन से पद पे है, तो हम क्या करते हैं, पहले n निकाल लेते हैं। अब n के लिए चाहिए क्या क्या, देखो a1 पता है हमें, a2 पता है, तो हमने d निकाल लिया यहाँ से 4 - 1 करके। हाँ, इन सब का योग मुझको पता है कि कितना है, 287 है। ये है इन सब का योग। ठीक है, तो Sn का सूत्र लगाया, Sn पता है मुझे, n नहीं पता, छोड़ दो। 2a n - 1 d की जगह d का मान। इस जब पूरे को मैंने हल किया ना, तो मेरे पास एक यहाँ पर इक्वेशन बन गई है ये। तो मुझे तो n का मान निकालना है। अब n के मान 2 निकलेंगे क्योंकि यहाँ पर ये द्विघात समीकरण बन गई है, तो 2 ही निकलेंगे। तो मैंने क्या किया, इस बीच वाले n को इस तरीके से तोड़ा कि प्लस माइनस करके तो n ही आए और मल्टीप्लाई करके इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आए। ठीक है, तो मैंने 42 और 41 दो ये फैक्टर्स लिए। ठीक है ना। अब इन दोनों का एक जोड़ा और इन दोनों का एक जोड़ा, इन दोनों में से 3 उभयनिष्ठ किया तो ये आया, इन दोनों में से 41 उभयनिष्ठ किया तो ये आया। कुछ नहीं किया, जैसे एक समीकरण को हल करते हैं वैसे ही किया। तो यहाँ से मेरे पास एक बार ये आ गया, एक बार ये आ गया, तो एक n की वैल्यू ये आ गई और एक ये आ गई। तो देखो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्यों, क्योंकि ये माइनस में भी है और दूसरा ये अपॉन में भी है, तो इसलिए मैंने इसमें नॉट पॉसिबल लिख दिया कि ये संभव नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसका मतलब n14 आ गया। तो इसका मतलब इस पूरी एपी में 14 पद है। तो ये x तो सबसे आखिरी में लिखा है, तो इसका मतलब ये 14वें पद पे है x। तो मुझे A14 निकालना है, तो वो होता है a + 13d। A14 में x रखा, a की जगह a का मान, d की जगह d का मान, तो मेरा यहाँ पर x का मान कितना आ गया, 40। जैसे ही मुझे पता चला कि x इस पद पे है, मैंने फटाफट से a वाला A14 लगाया और निकाल दिया। तो इसका मतलब इस केस में मुझे पहले n निकालना था। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर 15, वो और देख लेते हैं। तो ये भी थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, देखो कैसे करना है। कह रहा है यदि S1, S2, S3 एक समांतर श्रेणी के क्रमशः प्रथम n, 2nn एवं 3m पदों का योग है तो सिद्ध कीजिए। देखो आपसे कह रहा है कि 3 S1, S2, S3 तीन दे रखे हैं और कह रहा है जो आपकी AP है उसका प्रथम पद n है, n का योग है S1, 2n का योग कितना होगा S2 और 3n का योग कितना होगा S3। तो आपको ये सिद्ध करना है। तो इसका मतलब मुझे S1 का मेरे पास सूत्र ये होता है, यही दे रखा है। S1 तो प्रथम n पदों का योग है और S2 जो है वो प्रथम 2n पदों का योग है। तो अब n की जगह यहाँ 2n आ जाएगा और यहाँ वाले n की जगह भी 2n आ जाएगा। फिर कह रहा है जो S3 है वो प्रथम 3n पदों का योग है, तो n की जगह 3n आ जाएगा और यहाँ भी 3n आ जाएगा। ये तीनों मैंने यहाँ पर निकाल दिए। ठीक है, अब मुझे यहाँ सिद्ध ये करना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर अपनी राइट हैंड साइड ली, ये वाली। ठीक है, ये 3 ऐसी है, S2 - S1, S2 की जगह ये पूरा मान उठा के रख दिया और S1 की जगह ये पूरा रख दिया, ये रखा हुआ। ठीक है, अब मुझे दिख रहा है इसमें से n/2 दोनों में से उभयनिष्ठ आ रहा है, वो मैंने यहाँ उभयनिष्ठ कर लिया। अंदर जो बचा वो एज इट इज ही है, कुछ भी चेंज नहीं किया। अब इस 2 को इससे इंटू किया और इस 2 को इससे इंटू किया। ठीक है, और ये यहाँ माइनस है तो अंदर के सबके साइन पलट गए, तो वही पलट के मैंने यहाँ लिख दिए। ठीक है, अब देखो जब मैंने इनको हल किया तो 4a में से 2a जाएगा तो 2a बचेगा, 4nd में से 1nd गया तो 3nd बचा, 2d माइनस का और प्लस का d है तो माइनस का d बचा। अब इन दोनों में से मैं क्या करती हूँ, d को उभयनिष्ठ कर लेती हूँ। देखो यहां पर मैंने इस d को, एक सेकेंड,
तो मैंने ये डी को ये लिखा, दोबारा वही समीकरण एक बार लिख दिया, यहाँ पर डी को उपनिष्ठ कर दिया। ठीक है, तो अगर आप ये पूरा देखो तो ये किसके बराबर है, जो हमने यहाँ पर ये S3 निकाला था, ये इसके ही बराबर है। देखो दोनों ही सेम है ना, सेम। तो ये मेरा इजिकल टू में राइट हैंड साइड के लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ गया। तो ये मेरा यहाँ पर सिद्ध हो गया। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा आप क्वेश्चन नंबर 15 को। ठीक है, वैसे तो सारे ही इंपॉर्टेंट है आपकी वर्कशीट के जितने भी क्वेश्चंस हैं। फिर मैं आपको एक बार बोलूंगी कि सारी वर्कशीट्स आपको बहुत ही अच्छे से करनी है वर्कशीट नंबर 1 से। तो आप अपनी रिवीजन अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम मई में है। फेब्रवरी तो चल ही रहे, एंड हो गया फेब्रवरी का समझो। आज कितनी हमारी 17 हो गई है। ठीक है ना, तो आप अभी से वर्कशीट की रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए ताकि आपकी सारी वर्कशीट्स अच्छे से रिवाइज हो जाए। ठीक है, अब वर्कशीट नंबर जो 89 है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।